जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो सभी आप अच्छे होंगे, आई होप। आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। आज जो हमारी क्लास होने वाली है, वो किसके ऊपर होने वाली है प्यारे बच्चों? वो हमारी जो क्लास होने वाली है आज मोलार प्रेगनेंसी के ऊपर होने वाली है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। ये इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कि वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। हमारे सपोर्टिव नंबर्स आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से वो नंबर अ, लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो जाएँ। तो चलिए, जो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले किसी भी कोई डाउट को आप किसी भी कोई डाउट तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप बढ़ सकते हैं आगे, कौन-कौन बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, तो आज की जो क्लास होने वाली है, किसके ऊपर होने वाली है प्यारे बच्चों? कि सर मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है? कि मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये जो टॉपिक है बहुत ईज़ी टॉपिक है, आपको एक बार समझना है और चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है? कॉन्सन्ट्रेशन से सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉन्सन्ट्रेशन से सुनना है, कॉपी पेन लेके बैठें, अगर किसी बच्चे के पास नहीं लिखा हुआ है टॉपिक, तो आपको लिखना है। अगर कुछ चीज़ अपडेट है, कुछ आपके नोट्स में नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को वापस से लिख लेना है। आगे बात समझ में? ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होके बैठ जाइए, समझ में आता है तो कीजिएगा, नहीं आता है तो मेरे से वापस पूछिएगा, ठीक है? चलिए, हम जो बात कर रहे हैं कि सर मोलार प्रेगनेंसी के बारे में बताएँगे कि मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मोलार प्रेगनेंसी को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर ये मोलार का मतलब क्या है? मोलार का मतलब होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि मोल, एक मोल फॉर्म होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? एक मोल फॉर्म हो जाता है। इस मोल जो होता है वो कैसी कंडीशन होती है कि कैंसरस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों? कैंसरस कंडीशन होती है। एक टाइप की कैसी कंडीशन होती है? कैंसरस कंडीशन होती है। आगे बात समझ में। अब आपको थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा आइडिया हो गया होगा कि सर कैंसर के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट हम लिखने जाएँगे, आपको धीरे-धीरे समझना है, एक-एक पॉइंट को हम समझाते चलेंगे धीरे-धीरे आपको। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, इट इज़ ए इट इज़ ए ब्रॉड इट इज़ इंक्लूड ऐसे लिखेंगे, इट इज़ इंक्लूड ब्रॉड कैटेगरी। इसको ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्या रखा गया है? मोलार प्रेगनेंसी को रखा गया है। एक बात तो ये समझ में आई कि सर ये किस टाइप की डिजीज़ होती है? तो इट इज़ ए जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक क्या होती है? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? कि सर ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक एक डिजीज़ होती है, उसके अंदर हमने मोलार प्रेगनेंसी को पढ़ना है। अब मुझे इस बात का मतलब सभी को पता लग गया होगा कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का मतलब क्या है? देखो जेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सर प्रेगनेंसी होता है। अगर मैं आपसे ट्रोफोब्लास्टिक की बात करता हूँ, मैंने आपको जब हमने फीटल सर्कुलेशन से पहले जो हमारी क्लास हुई थी, फीटस के बारे में हमने जब पढ़ा था, हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ज़ाइगोट होता है वो कैसे-कैसे आगे बढ़ता चला जाता है और एक स्टेज जो आती है वो कैसी होती है, एक होता है सिनसाइडल ट्रोफोब्लास्ट और एक होता है ट्रोफोब्लास्ट। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास नहीं लिया जाके तो प्लीज़ गो एंड वॉच, वहाँ जाके देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। आगे बात समझ में? तो हमने क्या बताया था कि सर एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, एक होता है सिनसाइडल ट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइडल ट्रोफोब्लास्ट किसका निर्माण कर रहा था बच्चों? एचसीजी का निर्माण कर रहा था, एचपीएल का निर्माण कर रहा था। मैंने आपको बताया था। और हम ट्रोफोब्लास्ट की बात करें जो कि किसका निर्माण कर रहा है? फीटस के पार्ट्स का निर्माण करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ रही है? कि प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर आती हैं। अब इस ट्रोफोब्लास्ट की क्या हो जाना, डिजीज़ कंडीशन में तब्दील हो जाना या फिर हम कह सकते हैं नियोप्लेज़िया हो जाना या फिर हम कह सकते हैं कैंसरस में तब्दील हो जाना। आगे बात समझें तो प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कोई कैंसरस कंडीशन पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। आगे बात समझ में? चलिए और धीरे-धीरे समझ में आएगा। चलिए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर जो कैंसर होता है हमारा कितने टाइप का होता है प्यारे बच्चों? कि सर 2 टाइप का होता है। सबसे पहली हमने बात करी है कि सर बिनाइन होता है और कैसा होता है? एक होता है मैलिग्नेंट। कैसा होता है?
मैलिग्नेंट होता है और एक होता है बिनाइन। आई बात समझ में कि सर एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बिनाइन, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे बिनाइन की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो बिनाइन क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है कि ये बुरा नहीं होता है। बिनाइन का मतलब है कि बुरा नहीं होता है। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कैंसरस कंडीशन होती है, तो उसको कहते हैं बिनाइन पार्ट। ये स्प्रेड नहीं कर सकता। ये एक लोकल एरिया में प्रेजेंट होता है, एक लोकल पार्ट में ही स्थिर रहता है, ये आगे स्प्रेड नहीं होता है, पूरी बॉडी के अंदर नहीं फैलता है। उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन कैंसर। आगे बात समझ में? मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह पूरी बॉडी में धीरे-धीरे स्प्रेड हो जाता है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट। तो सबसे बुरा कौन-सा हुआ प्यारे बच्चों? कि सबसे बुरा हमारा कौन-सा हुआ कि सर मैलिग्नेंट हुआ, और सबसे अच्छा कौन-सा हुआ? सबसे अच्छा कौन-सा हुआ? बिनाइन हुआ, क्योंकि उस पार्ट को हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो गया तो हम पूरी बॉडी को नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते ना। इसी बात को हम कहते हैं कि मैलिग्नेंट ज़्यादा बुरा होता है और बिनाइन जो होता है वो ज़्यादा बुरा नहीं होता है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? अगर बिनाइन ट्यूमर होता है या फिर हम कह सकते हैं अगर बिनाइन टाइप है, तो बिनाइन टाइप के अंदर क्या हो सकता है? इसको कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं? मोलार प्रेगनेंसी। आपको इसके अंदर लिखना है कि सर मोलार प्रेगनेंसी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन-सी होती है? एक तो होता है पार्शियल मोल और एक होता है कंप्लीट मोल। एक होता है पार्शियल मोल, एक होता है कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल को एच मोल के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कहीं न कहीं कि एच मोल, हाइडेटिफॉर्म मोल क्या होते हैं, कंप्लीट मोल क्या होते हैं, और हम कह सकते हैं कि सर वेसिक्युलर मोल, इसको कहते हैं कि सर वेसिकुलर मोल के नाम से भी जाना जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? मैंने आपको बताया कि सर ये एक ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ होती है जिसके अंदर बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों को रखा गया है। बिनाइन के अंदर अगर आती है तो मोलार प्रेगनेंसी आती है, और उसके बाद जो होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। पहला होता है पार्शियल मोल, दूसरा होता है कंप्लीट मोल। अब मैं आपसे मैलिग्नेंट की बात करता हूँ। मैलिग्नेंट का मतलब है कि स्प्रेड होने वाली, तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि इन्वेजिव मोल। क्या कह सकते हैं बच्चों? कि इन्वेजिव मोल। इन्वेजिव मोल का मतलब होता है कि ये एक दूसरे में इन्वेज करता हुआ चला जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे बॉडी पार्ट में कैंसर हुआ, ठीक है? अब ये क्या करेगा, जो आसपास की सेल होती हैं, आसपास की जो सेल होती हैं उनमें घुसता हुआ चला जाएगा, इन्वेजन करता हुआ चला जाएगा, उसको कहते हैं इन्वेजिव मोल। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे। और दूसरा जो होता है इसका टाइप, अगर ये इन्वेजिव मोल होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कौन सा होता है या मैलिग्नेंसी कौन सी होती है इन मोलार प्रेगनेंसी, तो आपको बताना है कि सर फर्स्ट वाला आता है। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो इन्वेजिव मोल बोलना है। अगर सेकंड मोस्ट पूछा जाता है तो आपको क्या कहना है? कोरियो कार्सिनोमा। क्या कहते हैं? कोरियो कोरियो कार्सिनोमा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कि कोरियो कार्सिनोमा। मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? ज़्यादा कुछ नहीं है, डिटेल में कुछ नहीं मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। मैंने सिर्फ़ वही चीज़ों को बताया है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, ठीक है? सबसे मैंने आपको पहली बात बताई है। अब क्या होता है कि भैया ये पार्शियल मोल होता है, पहली कंडीशन होती है पार्शियल मोल, उसके बाद होती है सेकंड कंडीशन कंप्लीट मोल में तब्दील होता है। कंप्लीट मोल क्या करता है? इन्वेसिव मोल में चला जाता है। फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेज होती है हमारी कौन-सी होती है? कोरियो कार्सिनोमा होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ कि सर मोलार प्रेगनेंसी मोलार प्रेगनेंसी इज ए benign disease of trophoblast which can be come in malignant, which can come in malignant। इसका मतलब समझते हो कि पहले तो कौन सी होती है भैया? बिनाइन होती है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और कैसी हो जाती है सर? मैलिग्नेंट हो जाती है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपको क्वेश्चन का जवाब देंगे सारे बच्चे कि सर मोलार प्रेगनेंसी when it become malignant, which malignancy is most common। कि कौन सी मेलिग्नेंसी जो है वो मोस्ट कॉमन होने वाली है? मोलार प्रेगनेंसी है,
मोलार प्रेगनेंसी क्वेश्चन समझना ध्यान से कि मोलार प्रेगनेंसी है एंड व्हेन इट बिकम द मैलिग्नेंट, व्हेन इट बिकम द मैलिग्नेंट, जो कि मैलिग्नेंट होने वाली है। एंड विच प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा मोस्ट कॉमन, कौन सी होती है बताएंगे फटाफट से। सबसे पहला मैंने आपको कौन सा बताया प्यारे बच्चों, आंसर के अंदर हम सबसे पहला लिखेंगे कि सर इन्वेजिव मोल को हमें ढूंढना है। कौन सा होता है कि बच्चों इन्वेजिव मोल होता है। नंबर दूसरे की बात करें तो कौन सा होता है कि सर कोरियो कार्सिनोमा होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? यहाँ तक की कहानी हमारी इन्वेजिव मोल मोल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, अब एक कंडीशन की बात करते हैं कि सर इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या-क्या देखने को मिलती हैं, कि प्रॉब्लम इन मोलार प्रेगनेंसी, कि सर मोलार प्रेगनेंसी के अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम क्या-क्या देखने को मिलती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सर प्रॉब्लम क्या होने वाली है मोलार प्रेगनेंसी के अंदर, चलिए सबसे पहली बात करता हूँ, दिस इज इम्प्रॉपर और एक्सेसिव proliferation, excessive proliferation of ट्रोफोब्लास्ट। इसका मतलब समझ में आया कि बच्चों ये लाइन का मतलब कह रहा है कि देयर इज या फिर दिस इज इम्प्रॉपर, प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि इम्प्रॉपर या एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीजमेंट या फिर ग्रोथ का होना, ग्रोथ इंक्रीज होना। प्रोलिफरेशन का मतलब, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा, और प्रोलिफरेशन का मतलब बहुत ग्रोथ का होना, बहुत ज्यादा ग्रोथ का होना क्या कहलाता है? मोलार प्रेगनेंसी कहलाता है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सर जो प्रेगनेंसी होती है, जो हम कह सकते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट होता है शुरू में, कि सपोज दैट इतना बड़ा है इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की मैं बात करता हूं कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है वो कितना है, इतना है। अगर मैं आपसे मोलार प्रेगनेंसी की बात करूंगा तो मोलार कैंसरस कंडीशन होती है, और कैंसरस कंडीशन जो होती है वो आपने क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है, उनके अंदर तेजी से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। पता है आप सभी को, जो कैंसर सेल्स होती है उनके अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके अंदर क्या करते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करने लगते हैं। नॉर्मल सेल से 2 गुना 3 गुना उनके अंदर क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। तो हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो आपको ट्रोफोब्लास्ट देखने को मिलता है या फीटस देखने को मिलता है वो इतना देखने को मिलता है, लेकिन आप मोलर प्रेगनेंसी के अंदर देखोगे तो आपको इतना बड़ा फीटस देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ बार बार कि कैंसरस कंडीशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब मैंने आपसे यहाँ पे बात करी, लेकिन मैंने आपसे ये बताया कि सर प्रॉब्लम के बाद हमने इम्प्रॉपर प्रोलिफरेशन होता है। जब इम्प्रॉपर प्रोलिफरेशन हो जाता है, तो क्या होता है? देखो, एक चीज़ होती है या तो पार्शियल मोल होगा, या फिर ऐसे लिख देते हैं, इफ इट गिव्स इफ इट गिव्स सम स्पेस टू द इनर सेल, स्पेस टू द इनर सेल, स्पेस टू द इनर सेल टू मे ग्रो, जिससे क्या होगा कि द सम पार्ट ऑफ फीटस विल बी ग्रोन। अगर वो होते हैं, समझ में आया ये बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अगर ये ट्रोफोब्लास्ट ने कुछ पार्ट, अगर कुछ पार्ट छोड़ दिया है कि इनर सेल आप ग्रो कर लो। समझ में आया? देखो, ये हमारा ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि इसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट आया, और ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया बच्चों, इम्प्लांट हो गया। अब जो हमारा इम्प्लांटेशन था वो हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था। अब ये क्या करेगा, इनर सेल जो मास होता है, इनर सेल जो मास होता है प्यारे बच्चों, अगर उसको ग्रो करने की अगर स्पेस देता है थोड़ा बहुत, इनर सेल मास जो है मैंने आपको रेड से बनाया, अगर इसको स्पेस मिल गया, और ये तो ग्रो कर ही रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन इनर सेल जो मास है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, कि अगर उसको थोड़ी-सी जगह मिल गई, इसका मतलब कि थोड़े से पार्ट क्या देखने को मिलेंगे आपको, फीटस के देखने को मिल सकते हैं। मैंने आपको यही लाइन लिखी है, इट गिव्स द सम स्पेस टू द इनर सेल टू मेक ग्रो द सम पार्ट ऑफ फीटस विल बी ग्रोथ। अगर
सम पार्ट ऑफ फीटल विल बी ग्रोथ, आपको देखने को मिलता है कि कुछ पार्ट फीटल के प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड, दिस इज पार्शियल मोल। क्या बोला हमने बच्चों? कि इसको हमने पार्शियल मोल का नाम दे दिया। सिंपल सी कहानी है पार्शियल मोल की। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पार्शियल मोल क्या होता है, तो आपको बता देना है कि सर अगर कुछ पार्ट हमें यूएसजी के अंदर देखने को मिलते हैं फीटस के, तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि पार्शियल मोल है। अगर कोई भी पार्ट आपको नहीं देखने को मिलता है किसके अंदर, फीटस के अंदर, सॉरी यूएसजी के अंदर, किसी भी पार्ट को आप पैल्पेट नहीं कर पाते हो या देख नहीं पाते हो फीटस के, तो उसका मतलब समझ जाना है कि उसका मतलब है कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल का मतलब है कि पूरा की पूरे ट्रोफोब्लास्ट ने वो जगह घेर ली है और उसको बिल्कुल भी जगह नहीं दी है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? चलिए, पहली कंडीशन कि आपने क्या, ट्रोफोब्लास्ट ने उसको सम स्पेस दे दिया इनर सेल मास को, ठीक है। इफ इफ नॉट गिव एनी स्पेस टू इनर सेल मास टू ग्रो, तो क्या होगा? देन नॉट शो या फिर नॉट ग्रो फीटल पार्ट्स। फीटस के पार्ट क्या नहीं करेंगे? ग्रो नहीं करेंगे। इस कंडीशन को हमने कह देंगे दिस इज कंप्लीट मोल। इसको हमने कह दिया प्यारे बच्चों कि दिस इज कंप्लीट मोल। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गई है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है प्यारे बच्चों यहाँ पे? किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं रह गया? मैंने आपको कंप्लीट मोल के बारे में बताया, पार्शियल मोल के बारे में बताया। कंप्लीट मोल मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पार्ट आपको फीटस का नहीं देखने को मिलता है इन यूएसजी, तो इसका मतलब कि आपको क्या कहना है कि कंप्लीट मोल हो चुका है, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी जो है वो मोल हो चुकी है, मोलार प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको बताना है कि सर पार्शियल मोल किसे कहते हैं, तो पार्शियल मोल का मतलब है कि कुछ ना कुछ पार्ट वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो हाथ देखने को मिल रहा है, पैर देखने को मिल रहा है, कोई भी पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब आप समझ जाना कि इसका मतलब है पार्शियल मोल। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे दोनों की बात करता हूँ कि सर ये दोनों जो होते हैं, इनका मतलब होता है कि इनकी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी हैज टू बी एंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कि इनकी जो प्रेगनेंसी है प्यारे बच्चों, वो कैसी हो जाती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्या हो जाती है? खत्म देखने को मिलती है। ये प्रेगनेंसी ज्यादा देर तक या ज्यादा दूर तक नहीं चल सकती। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही क्या हो जाती है? इसका खत्म हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं रप्चर हो जाती है। इन विच पेशेंट कंप्लेन ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कैसी कंप्लेन करके आएगा भैया? ब्लीडिंग होगी, प्लस क्या होगा? यूपीटी पॉजिटिव होगा। यूपीटी पॉजिटिव होगा और क्या आएगा? प्लस एमेनोरिया आएगा। यही सारी कंडीशंस लेके आता है ना आपके पास पेशेंट। मैंने आपको शुरू-शुरू में पढ़ाया था, जब अबॉर्शन पढ़ाया था उससे पहले मैंने ये कंडीशंस आपको समझाई थी कि अगर ऐसा बंदा कोई आपके पास आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। कौन-कौन सी? कि सर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में फोकस करना है, कि सर और कौन-सी? सर मोलार प्रेगनेंसी के बारे में करना है, कि सर और कौन-सी? कि सर हमें हमारे अबॉर्शन के ऊपर क्या करना है? फोकस करना है। तो 2 चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अबॉर्शन और क्या करना है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हमें देख लेना है। उसके बाद बचा-कुचा कौन-सा पढ़ रहे हैं हम? सर मोलार प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेशेंट जो आएगा आपके पास, इसके बारे में इसकी इसकी कंप्लेन लेके आएगा। देखो, एक्सेसिव, जब भी इम्प्रॉपर, एक्सेसिव या पे हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अगर ऐसा देखने को मिलता है कि एक्सेसिव इम्प्रॉपर प्रोलिफरेट हो रहा है हमारा ट्रोफोब्लास्ट, समझ में आ रही है? मैंने आपको क्या बताया? क्या समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? कि एक्सेसिव, देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसको ग्रो करना है तो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है, नॉर्मल कंडीशन होती है ये। तो अगर ये ट्रोफोब्लास्ट है, किसका है?
मोलार प्रेगनेंसी के अंदर है, कैंसरस कंडीशन इसके अंदर हो गई तो ये कितना ग्रो करेगा कि सर ये ज्यादा हद से ज्यादा क्या करेगा, ग्रो करने की कोशिश करेगा। आगे बात समझ में। इम्प्रॉपर का मतलब होता है ना ही कोई शेप होगी ना कोई साइज होगी इसकी, ना ही कोई शेप होगी ना साइज होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी उसमें शेप में क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होने की कोशिश करेगा, उसी को कहते हैं एक्सेसिव और इम्प्रॉपर proliferation। आगे बात समझ में। अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि सर मोलार प्रेगनेंसी जब भी होती है तो आपको ये ढेर सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूं कि जो हाइट ऑफ यूट्रस होगी, हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो पीरियड चलता है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि सर 12 या 10 वीक पे जो आपका फीटस होता है या 12 वीक पे आपका जो फीटस होता है या फिर हम कहते हैं हाइट ऑफ यूट्रस होती है, वो कहाँ होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों, नॉर्मली हमारी कहाँ होती है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे देखने को मिलती है। तो आपका जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो 12 वीक पे आपको अम्बलाइकस लेवल पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि उसकी बड़ी साइज आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब समझना है कि सर इसका मतलब है कि सर मोलार प्रेगनेंसी हो गई है। क्या हो गई है कि सर मोलार प्रेगनेंसी हो गई है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में। सबसे दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि सर नो फीटल पार्ट इज पैल्पेबल, कि आपको किसी भी तरह के कोई भी पार्ट पैल्पेट नहीं होंगे, किसी भी तरह के कोई भी पार्ट पैल्पेट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे तो कैंसरस कंडीशन है बच्चों, वहां पे तो कोई फीटस है ही नहीं। अगर फीटस नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा आपको, कोई भी फीटल पार्ट पैल्पेबल नहीं होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है। ना ही कोई आपको नो फीटल हर्ट साउंड इज हियर्ड, या फिर हम कह सकते हैं पैल्पेबल, कि नो फीटल हर्ट साउंड पैल्पेबल, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हर्ट साउंड वहां पे वो भी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए तीसरी बात, चौथी बात हमने करनी है कि सर ऑन यूएसजी, जब आप यूएसजी करवाओगे इस पेशेंट की, जब आप यूएसजी करवाते हो तो आपको क्या शो होता है, तो शो स्नो स्टॉर्म अपीरियंस। इसका मतलब समझते हो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्नो स्टॉर्म अपीरियंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेन एग्जाम के अंदर कि स्नो स्टॉर्म अपीरियंस क्या होता है। देखो स्नो का मतलब होता है, स्नो का मतलब होता है जो हमारी बर्फ होती है उसको कहते हैं स्नो। आपने सुना होगा कि बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है, कहाँ पे, मनाली के अंदर, हिमाचल के अंदर क्या पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। तो बर्फ जब ऊपर से गिरती है उसको कहते हैं स्नो, उसको कहते हैं बच्चों स्नो। तो स्नो स्टॉर्म अपीरियंस आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब भी आप यूएसजी करवाते हो, तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे बादल छाए हुए हो और बरसात हो रही हो, किसकी, बर्फ की। आगे बात सुनना। तो ऐसा देखने को मिलता है, क्वेश्चन बना हुआ है कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि सर मोलार प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे किसी भी फीटल पार्ट को हम पैल्पेट नहीं कर सकते, ना ही कोई फीटल साउंड प्रेजेंट होते हैं, और हाइट ऑफ यूट्रस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। नंबर नंबर पांचवा जो होता है इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है कि सर सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट प्रोलीफरेट होगा। प्रोलिफरेट होगा तो उससे क्या होगा कि भैया ये क्या बनाता है, एससीजी का निर्माण करता है। अगर उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो एससीजी का भी लेवल बढ़ेगा, कि भैया एससीजी भी बड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है। आप ब्लड बीटा एससीजी का लेवल चेक करवाओगे तो आपको बड़ा हुआ क्या देखने को मिलेगा, एससीजी का लेवल देखने को मिल सकता है। इन सारी कंडीशंस जो होती हैं किसके अंदर आती हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी मोलर प्रेगनेंसी के अंदर आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। आपको किसी भी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो एससीजी का लेवल है वो बढ़ा हुआ कहाँ देखने को मिलता है। नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल से कई गुना ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नॉर्मल में अगर 100 देखने को मिलता है ना प्यारे बच्चों, नॉर्मल में अगर 100 देखने को मिल रहा है किसी भी टाइम ऑफ पीरियड पे, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपको 500 देखने को मिलेगा। इसका मतलब समझ जाना है कि कैंसर की कंडीशन है, और कैंसर की कंडीशन के अंदर सारी चीजें बढ़ी हुई देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंदर, उनकी सेल्स के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है जो कि क्या करती है, वो सारी चीजों को बहुत वृद्धि
कर सकती है। आगे बात समझ में? किसी भी तरह का कोई डाउट है यहाँ पे? अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो जाइए, ताकि आप वहाँ पे किसी भी डाउट को सॉल्व ईज़िली कर सको। आगे बात समझ में? चलिए, हम बात करते हैं कि सर इन मोलार प्रेगनेंसी लिखेंगे कि सर इन मोलार प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ बीटा एससीजी इज more than पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कि मोर देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब समझ रहे हो ना कि 10 वीक का पीरियड है और 10 वीक के पीरियड पे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए था सपोज। तो यहाँ पे 500 आपको देखने को मिलेगा 10 वीक पे ही। तो इसको कहते हैं कि मोर देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे आपके नोट की बात करता हूँ कि सर नोट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो कंप्लेन करेगा, पेशेंट कंप्लेन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो पेशेंट आपके पास आएगा वो कैसा कंप्लेन करेगा, विद द कंप्लेन ऑफ ब्लीडिंग। मैंने आपको बताया था, तो ब्लीडिंग विद पैसेज ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स। ये जो लाइन मैंने लिखी है ना प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको अच्छे से और अच्छे से समझ लेना इसको, क्या समझा रहा है इसकी बात समझ में आती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि सर अगर आपके पास कोई मोलर प्रेगनेंसी की लेडीज आती है और वो कंप्लेन करती है कि मुझे अंगूर के गुच्छे जैसे, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसके जैसे क्या देखने को मिलते हैं, वेसिकल्स देखने को मिल रहे हैं, अंगूर के दाने के समान वेसिकल्स देखने को मिल रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लेना है प्यारे बच्चों कि क्या होता है, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर आता है। मोलार प्रेगनेंसी के अंदर आती है, जो डेड सेल्स हो जाती हैं वो मोलार प्रेगनेंसी में बाहर निकलती हैं, कैसे, ग्रेप्स लाइक, एक गुच्छे में निकलती हैं। आगे बात समझ में कि सर अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर बीटा एससीजी के बारे में, कि सर बीटा एससीजी क्या है। देखो, तीन चार कंडीशंस होती हैं, दो तीन कंडीशंस होती हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना हूं कि सर बीटा एससीजी का अगर लेवल बढ़ता है, इंक्रीज अगर होता है बीटा एससीजी का लेवल, तो क्या होता है। देखो, मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि जो एससीजी के कारण क्या देखने को मिलती है, आपको वॉमिटिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, एससीजी के कारण देखने को मिलती है। अगर ज्यादा वॉमिटिंग होगी तो इसका मतलब कि ज्यादा क्या है, एससीजी का लेवल है। अगर आप समझ रहे हो, मेरी बात समझना कि हमने बताया कि सर जो एससीजी हार्मोन होता है वो क्या करवाता है कि सर वॉमिटिंग का कारण होता है, वॉमिटिंग का कारण होता है। तो एससीजी अगर इंक्रीज होता है तो वॉमिटिंग भी इंक्रीज होती है या नहीं होगी, कि सर कॉमन सेंस की बात है, अगर एससीजी इंक्रीज होगा तो वॉमिटिंग भी इंक्रीज होगी। और इंक्रीज वॉमिटिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ और लिखाना भी चाहता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे, अगर बीटा एससीजी का लेवल बढ़ता है तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है कि यहाँ पे क्या होगा कि एससीजी लीड्स टू वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। क्या करती है कि भैया लीड करती है वॉमिटिंग को। पहली बात हमने लिखी कि ये वॉमिटिंग को क्या करती है, लीड करती है। इफ इंक्रीज एससीजी लेवल, इफ इंक्रीज एससीजी लेवल देन इंक्रीज, क्या करती है, देन इंक्रीज वॉमिटिंग लेवल। भैया वॉमिटिंग भी इंक्रीज होगी। अब जब इंक्रीज वॉमिटिंग इज कॉल्ड, इंक्रीज वॉमिटिंग इज कॉल्ड हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। इस बात को बच्चों लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में अंदर, मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बता रखा है। अगर किसी ने क्लास नहीं ली है तो ओबीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से 30-40 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात समझ में, तो किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, अगर बीटा एससीजी का लेवल बढ़ता है या एससीजी का लेवल बढ़ता है। अब आप काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर बीटा एससीजी क्यों लिखा है, तो बेटा आपको इसके बारे में आपको क्लास लेनी पड़ेगी पूरी। मैंने आपको समझाया था कि एससीजी की 2 यूनिट्स होती हैं, एससीजी की 2 यूनिट्स होती हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है। बीटा बीटा जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब ये किसी भी हार्मोन्स में नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एससीजी के अंदर पाई जाती है। और अल्फा जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब कि ये और हार्मोन्स के अंदर भी पाई जाती है। जैसे कि थायराइड की बात करूं, थायराइड हार्मोन जो होता है उसके अंदर भी पाई जाती है।
बहुत सारे मैंने आपको बताया है वहाँ पे, उनके बारे में आपको देखना है और समझना है। आगे बात समझ में? चलिए, अब मैं आपसे यहाँ पे बात कुछ ऐसी करने वाला हूँ, चलिए, दूसरे पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूँ कि सर जो एससीजी लेवल होता है, एससीजी साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करता है, एससीजी स्टिमुलेट ovary and form cyst in ovary। ओवरी को स्टिमुलेट करने का काम करता है कौन? एससीजी जो हार्मोन होता है उसका लेवल अगर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो नुकसानदायक होता है किसी भी फीमेल के लिए। अगर एससीजी बढ़ रहा है तो आपको क्या करेगा, वो ओवरीज को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, और ओवरी को जैसे ही स्टिमुलेट करता है और कहता है कि सिस्ट बनाओ, और जो सिस्ट बनते हैं उनको कहते हैं थीका ल्यूटियल सिस्ट, कॉल्ड थीका ल्यूटियल सिस्ट। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि सर थीका ल्यूटियल सिस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि सर मोलार प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। और मोलार प्रेगनेंसी के अंदर क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बीटा एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और बीटा एससीजी का लेवल क्या करता है, हमारी ओवरी को स्टिमुलेट करता है और वहां से एक सिस्ट को बनवाता है, उसको कहते हैं थीका ल्यूटियल सिस्ट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? चलिए, ये हमारा दूसरी बात हुई, हमने एक तो एससीजी के बारे में बात करी, दूसरी बात हमने ये कर ली। अब मैं आपसे तीसरी बात करता हूँ किसके अंदर, हमारे एससीजी के अंदर। अगर एससीजी का लेवल बढ़ता है तो मैंने आपको इसके अंदर 2 यूनिट्स बताई थी। इसके अंदर कौन-सी यूनिट होती है कि सर अल्फ़ा होती है और बीटा होती है। बीटा जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक यूनिट होती है, और अल्फ़ा जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक यूनिट होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर नॉन स्पेसिफिक यूनिट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा यूनिट ऑफ एससीजी आर सिमिलर टू, किसके सिमिलर होती है? टीएसएच, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अल्फा यूनिट के सिमिलर टू टीएसएच अल्फा यूनिट के। कैसी होती है? सिमिलर होती है। सो थायराइड ग्लैंड गेट कंफ्यूज्ड, थायराइड जो ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी? कंफ्यूज हो जाएगी। अगर कंफ्यूज हो गई तो इसका मतलब क्या समझते हो कि वो क्या करेगी भैया? थायराइड के लेवल्स को बढ़ा देगी, इसका मतलब समझते हो? सो थायराइड ग्लैंड कंफ्यूज एंड increase level of T3 एंड T4 एंड T3 के लेवल को यहाँ पे क्या कर देगी? ये बढ़ा देगी। और जैसे ही T3 एंड T4 का लेवल बढ़ता है, जैसे ही T3 एंड T4 का लेवल बढ़ता है, अगर ये हद से ज्यादा बढ़ता है तो उसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। क्या कहते हैं? थायराइड स्टॉर्म। इसका मतलब क्या है? थायरो टॉक्सिकोसिस, इसको कहते हैं थायराइड टॉक्सिकोसिस। आगे मेरी बात समझ में? थायराइड टॉक्सिकोसिस का मतलब समझते हो कि अगर हद से ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, अगर हद से ज्यादा लेवल बढ़ जाता है किसका? थायराइड हार्मोन का, तो वो क्या कंडीशन कॉज करता है? थायराइड स्ट्रॉम हो जाता है, थायराइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया है। सबसे पहला, अगर एससीजी का लेवल बढ़ता है तो आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है, वोमिटिंग का लेवल बढ़ जाता है। और ये क्या करता है? ये हमारे ओवरीज को स्टिमुलेट करता है और वहां से उस सिस्ट बनवाता है, उस सिस्ट का नाम होता है थीका ल्यूटियल सिस्ट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपसे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि सर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है? गेट कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अल्फा यूनिट उसके अंदर भी पाई जाती है और एससीजी के अंदर भी पाई जाती है। उसको लगेगा कि जो थायराइड तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड को लगेगा कि हमारी जो टीएसएच की जो अल्फा यूनिट है, हमारे घर की जो यूनिट है वो बढ़ चुकी है, उसकी लड़ाई हो चुकी है, तो हमारे भी सैनिक जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए? तो उसको लगेगा। पर वहां जाके देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने सैनिक तो भेज दिए थे, लेकिन वो तो अल्फा यूनिट किसकी थी? एससीजी की थी। तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी और थायराइड स्टॉर्म होने की कगार पे आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूँ कि सर चौथा पॉइंट कौन सा होता है, नंबर चौथा चौथा पॉइंट की बात करता हूँ कि सर जो पीआईएच होती है, अगर पीआईएच का मतलब होता है
अगर हमारा एचसीजी का लेवल बढ़ता है तो पीआईएच की कंडीशन देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। समझ में आई है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? सर पीआईएच को हम कहा जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कट बताई हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलें? चलिए। अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? कि सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होने वाली है? सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपको बताना है कि सर यूएसजी क्या होती है? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी आपको करनी है और ये क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं इन कंप्लीट मोल, अगर आपको कंप्लीट मोल के अंदर करनी है, अगर आपको कंप्लीट मोल के अंदर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? शो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। मैंने आपको अभी बताया है कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? तो आपको बता देना है कि सर हमारे कंप्लीट मोल के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में चलिए। अब इसकी मैनेजमेंट की मैं बात करूं कि सर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है, बेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो कौन सा होता है? कि सर सक्शन कर देंगे। सक्शन एंड एवैक्यूएशन हम कर सकते हैं। सक्शन एंड एवैक्यूएशन हम कर सकते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब भी क्या अबॉर्शन होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो उनके अंदर बेस्ट मैनेजमेंट कौन सा होता है प्यारे बच्चों? कि सक्शन एंड एवैक्यूएशन होता है। आगे बात समझ में चलिए। और और बताएंगे कि सर अगर इफ फैमिली, अगर किसी महिला की फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमें क्या करना है? सक्शन एंड इवैक्यूएशन करना है। अगर किसी महिला की फैमिली कंप्लीट कंप्लीट है, ऑलरेडी उसको 3-4 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको आगे बच्चों की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है? इफ फैमिली कंप्लीट, अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आपको क्या करना है? डू स्ट्रक्टमी करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों? आपको स्टक्टमी कर देनी है, आपको बेझिझक कर देना है। आपको कंसेंट लेना होता है, उससे पहले आपको क्या करना है? कंसेंट लेना होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि कंसेंट लेने का काम कौन करती है? हमारा नर्सिंग ऑफिसर करता है, हमारी इंचार्ज करती है, या फिर डॉक्टर करते हैं, या फिर कौन करता है? बताएंगे फटाफट से। तो कभी भी कंसेंट का काम हमारा नहीं होता है, नर्सिस का काम कंसेंट का नहीं होता है। हमेशा कंसेंट कौन लेता है? जो प्रोसीजर करता है। समझ में आई बात? जो प्रोसीजर, सपोज दैट आपको स्टक्टमी करनी है, स्टक्टमी कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना? कि आप करोगे या नर्स करेगी? बताओ फटाफट से, डॉक्टर करेगा या नर्स करेगी? तो डॉक्टर करेगा। तो डॉक्टर ही उसको समझाएगा, डॉक्टर ही उसके पेशेंट को समझाएगा, उसके रिलेटिव्स को समझाएगा कि हमें इसका यूट्रस निकालना पड़ेगा। और क्यों निकालना पड़ेगा? कि इसके कैंसर की कंडीशन वापस हो सकती है, इसीलिए हम इसकी जान बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका यूट्रस निकालना होगा। और जब ऐसा कौन समझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ वही समझा सकता है जो इसके बारे में जानता है। आप तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इसीलिए आप कंसेंट नहीं ले सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए, एसेक्टमी हम कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूँ कि सर मोलार अगर प्रेगनेंसी है, मोलार प्रेगनेंसी में अगर एक महिला को मोलार प्रेगनेंसी हो गई है, तो क्या हो सकते हैं? मोलार प्रेगनेंसी हैव चांसेस टू रीअकरेंस। किसके अंदर होते हैं बच्चों? रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर रीअकरेंस के चांसेस का मतलब क्या है? रीअकरेंस का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? तो रीअकरेंस का मतलब होता है चांसेस टू रीअकरेंस, ऐसे लिखेंगे, चांसेस टू रीअकरेंस। रीअकरेंस का मतलब समझते हो? रीअकरेंस का मतलब होता है वापस होने की पॉसिबिलिटी, वापस हो सकता है। कैंसर की कंडीशन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना। आप 100% निकाल दोगे, लेकिन 1% कहीं ना कहीं 1.1% तो कैंसर की कंडीशन रह जाती है।
आपके अंदर क्या होता है कि वो सेल्स अगर एक भी सेल्स अगर रह गई तो इसका मतलब है कि वो वापस ग्रो करेगी और ग्रो करके क्या करेगी, वापस से कैंसर की कंडीशन आपको लीड कर सकती है। इसीलिए क्या होता है कि सर मोलार जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। तो आफ्टर आफ्टर सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्टमी, द ऑलवेज द ऑलवेज सेंड टू स्पेसिमेन फॉर हिस्टोलॉजिकल हिस्टो, या फिर हम कह सकते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल, ऐसे लिखेंगे, एग्जामिनेशंस। क्या मेरी बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि आपने क्या किया कि किसी फीमेल की हिस्टेक्टोमी कर दी है या फिर अब सक्शन इवैक्यूएशन आपने कर दिया है, तो उसके अंदर किसी भी टिश्यू का पार्ट लेके, किसी भी एक पार्ट लेके एक टिश्यू का, उसको आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम के लिए भेजना है कि किस टाइप का कैंसर था और किस चीज का था, कौन सी सेल का था, कौन सा बैक्टीरिया था, उसके बारे में जानना होता है, पैथोलॉजी के बारे में जानना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सैंपल की बायोप्सी बायोप्सी भेजते हैं, बायोप्सी भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, तो उसी बात यहाँ पे की गई है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन की बात करता हूँ कि सर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी मोलार प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपको बताना है कि सर यूएसजी के बारे में हम देख सकते हैं कि सर अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवा सकते हैं। नंबर दूसरा कि सर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आईओसी इज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो कौन सी होती है बच्चों? हिस्टोपैथोलॉजिकल कैसी होती है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है मुलर प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपको यूएसजी बताना है कि यूएसजी की गाइडेंस से आप देख सकते हो कि वहां पे कोई भी फीटल का पार्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ना कोई फीटल की हार्ट रेट प्रेजेंट होगी वहां पे, और क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में, तो उसको कि निकालना बेस्ट होता है यहाँ पे, और किसी भी तरह से हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको बतानी है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि एग्जैक्ट पता लगाना। एग्जैक्ट आप किससे पता लगा पाओगे? जब हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या हो जाएगी, एग्जामिनेशन हो जाएगी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? तो हमें क्या करना है, ऑलवेज डू फॉलो अप। आपको क्या करना है बच्चों? फॉलो अप के लिए पेशेंट को बोलना है कि आपको लगातार हमारे पास चेकअप के लिए आते रहना है। और चेकअप क्या करोगे? तो मेजर हमेशा करोगे, मेजर बीटा एससीजी लेवल वीकली। आपको वीकली क्या करना होगा प्यारे बच्चों, कि आपको बीटा एससीजी का लेवल चेक करना होता है। अगर आपने ऐसा किया और सपोज दैट आपको 7 दिन के बाद उसके लेवल बढ़े हुए देखने को मिले, दो कंडीशन होंगी। आपको सपोज दैट मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि आपने चेक किया और इफ क्या हुआ, इफ इंक्रीज, अगर सपोज दैट आपको बढ़े हुए लेवल देखने को मिले, इसका मतलब समझना कि मोलार प्रेगनेंसी क्या हो रही है, कि भैया रीअकरेंस हो गई है। क्या हो गई है? रीअकरेंस हो गई है। अगर आपको कम देखने को मिला, तो इसका मतलब कि वो क्या हो गई है, सबसाइड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्या आगे बात समझ में? तो मैंने आपको दो चीजें बतानी है, यही चीजें होती हैं बस समझने के लिए। फॉलो अप हम इसीलिए करते हैं कि ताकि जो कंडीशन पहले हुई थी वो वापस से कंडीशन ना हो पाए। तो आपको वीकली बीटा बीटा एससीजी का लेवल चेक करना है। और जब बीटा एससीजी का लेवल करते हो तो ऐसा कब तक करना है? टिल गेट 3 normal level, that till get 3 normal level of बीटा एससीजी, कि जब तक करना है कि 3 रिजल्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 वैल्यू जब तक नॉर्मल ना आ जाए तब तक आपको ये करना है। ठीक है? और दे आफ्टर मेजर बीटा एससीजी मंथली,
मैंने आपको क्या बताया कि ऑलवेज आपको क्या करना है, फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाना है, और फॉलोअप के लिए जैसे ही बुलाते हैं हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हमें 3 लेवल तक नॉर्मल आना चाहिए। हमने एक बार टेस्ट किया, 1 हफ्ते में हमने एक बार टेस्ट किया, उसका लेवल सपोज दैट कितना आया, 5 आया। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल जो होता है वो 5 से 25 होता है। कितना होता है? 5 से 25 होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना है इस चीज़ का, 5 से 25 नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है? एससीजी की। अगर 25 से ऊपर आता है तो पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं यूपीटी के। मैंने आपको बताया कि 5 से 25 होता है। जब तक ये नॉर्मल लेवल नहीं आ जाता है, जब तक ये नॉर्मल लेवल नहीं आ जाता है, तब तक आपको 3 टेस्ट करने होंगे। 3 आपको वैल्यूज़ के जब तक आपको टेस्ट करने होंगे, तब तक 3 टेस्ट आपके नॉर्मल ना आ जाए। आगे बात समझ में? जैसे ही नॉर्मल आता है, उसके बाद आपको महीने में 1 बार करना होता है, तो आपको महीने में 1 बार करना होता है, और ऐसा कब तक करते हैं? टिल 6 मंथ। आपको टिल 6 मंथ तक ऐसा करना होता है। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप सभी को? अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आ गई आवाज़? चलिए, हमारा कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, उसके चक्कर में वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई थी। चलिए, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ सर, हमने फ़ॉलो-अप के लिए पेशेंट को बुलाया है, हमने टिल 6 मंथ तक हमने क्या किया है उसका, यहाँ पे फ़ॉलो-अप किया है। इन ड्यूरिंग these 6 month pregnancy is contraindicated। कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करते हैं भैया? कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों करते हैं? इसका कारण भी है। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सपोज दैट आपने क्या किया कि 6 महीने तक पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया है, सपोज दैट अगर एक महिला जो है वो 3 महीने पे क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है। एक महिला है जो 3 महीने पे ही मोलार प्रेगनेंसी उसने सक्शन एंड इवैक्यूएशन करवा लिया है, उसके बाद वो 3 महीने पे क्या हो गई है, 3 महीने पे ही वो प्रेग्नेंट हो गई है, और आपका जो टेस्ट करना था वो कितने वीक तक करना था बच्चों? 6 वीक तक करना था। अब 3 महीने पे प्रेग्नेंट हो गई, इसका मतलब कि एससीजी के लेवल तो उसके किसके अंदर बढ़ रहे हैं? प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इसके अंदर जज नहीं कर पाएँगे कि वो मोलर प्रेगनेंसी की रिकरेंस की वजह से बढ़ रहे हैं या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कम से कम 6 महीने तक हमें प्रेगनेंसी को क्या करना है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रा इंडिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, हमें पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ पे हम कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहा है या फिर रिकरेंस के चांसेस हो रहे हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ डिवाइस यूज़ करनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस कौन-सी होने वाली है यहाँ पे? यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होने वाली है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या मेरी बात आ गई है? जिसके अंदर क्या होती हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनके अंदर होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है बच्चों? समझ में आ गया है सब कुछ? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकता है। आगे बात समझ में? चलिए। मैंने आपसे यहाँ पे एक बात करनी है। चलिए, अब मैं एक पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली आफ्टर सक्शन एंड इवैक्यूएशन ऑफ पार्शियल मोल का आपने क्या किया है? सक्शन एंड इवैक्यूएशन किया है। ठीक है? मोल व्हेन बीटा एससीजी लेवल इज कम बैक नॉर्मल। इसका मतलब समझ रहे हो? ये क्वेश्चन है बच्चों कि नॉर्मली कब आपको देखने को मिलता है, सपोज दैट आपने किसी महिला का क्या किया है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर दिया है, और किसके बाद किया है, बीटा एससीजी का लेवल आपको चेक करना है, कितने दिन के बाद चेक करना है कि वो नॉर्मल आ जाए। तो आपसे क्वेश्चन बताना है बच्चों, कितने दिन में आ जाता है कि सर 7 वीक्स के अंदर जो है वो नॉर्मल आ जाता है। कितने वीक्स के अंदर? सर 7 वीक्स के अंदर नॉर्मल आ जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कब किया है बच्चों कि अगर आपने कंप्लीट का किया है, कंप्लीट मोल का अगर आपने क्या किया है,
सक्शन एंड इवैक्यूएशन किया है, तो जो एससीजी का लेवल होगा वो कितने वीक में आएगा बच्चों? तो 9 वीक्स के अंदर वो नॉर्मल आने की कोशिश करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है बच्चों? समझ में आ गया है इस दोनों क्वेश्चंस के बारे में? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपसे डील करने वाला हूँ कोरियो कार्सिनोमा के बारे में। कोरियो कार्सिनोमा। अब भैया जो कोरियो कार्सिनोमा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको 3-4 लाइनें लिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में देखना है और समझना है। तो मैं क्या होता है? मैलिग्नेंट इन नेचर होता है। समझ में आई? मैलिग्नेंट इन नेचर होता है। क्यों होता है मैलिग्नेंट इन नेचर? क्योंकि भैया ये स्प्रेड करने की एबिलिटी रखता है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर मोस्ट कॉमन डेवलप आफ्टर एच मोल, कि कब एच मोल के बाद, हाइड्रोटिफॉर्म मोल के बाद, कंप्लीट मोल के बाद, कंप्लीट मोल के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि सर कंप्लीट मोल के बाद क्या होता है? ये डेवलप होने की कोशिश करता है। आगे बात समझ में चलिए, कैसे ट्यूमर, इसका ट्यूमर जो मार्कर होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर ट्यूमर मार्कर क्या होता है, तो आपको बता देना है कि सर बीटा एससीजी होता है। कि सर कोरियो कार्सिनोमा का जो ट्यूमर मार्कर होता है वो क्या होता है? बीटा एससीजी होता है। अगर मैं इसकी मोस्ट कॉमन साइट की बात करूं कि सर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टैटिस, मेटास्टेसिस का मतलब समझते हो? मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना। जैसे स्प्रेड की क्षमता होती है ना, वैसे ही मेटास्टेसिस होता है कि स्प्रेड हो जाना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर क्या हो जाना? स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। अब जैसे ये जैसे ही फैलता है तो कहाँ फैलता है सबसे ज्यादा? तो आपको बताना है कि इसे लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा अगर किसी फीमेल को होता है तो उसके अंदर लंग्स के अंदर स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में, इट इज कीमो सेंसिटिव, ट्यूमर कैसा होता है प्यारे बच्चों? कीमो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। कीमोथेरेपी का इसके ऊपर ज्यादा असर, हम कह सकते हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कीमोथेरेपी से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये कीमोथेरेपी कितनी ही दे लेना मोलार प्रेगनेंसी के अंदर या कोरियो कार्सिनोम के अंदर, इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ट्रीटमेंट क्या देंगे बच्चों? अगर हम ये नहीं दे सकते तो क्या देने हैं? तो इसका ट्रीटमेंट कीमोसेंसिटिव, कीमोसेंसिटिव का मतलब होता है कि कीमोथेरेपी से ये ठीक हो सकता है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? कीमोसेंसिटिव का मतलब क्या है? कि कीमोथेरेपी से ठीक हो सकता है। इसको हमें क्या नहीं करना है? हिस्टेक्टमी नहीं करनी है। ध्यान समझना, कीमोसेंसिटिव पूछा गया है यहाँ पे। कीमोसेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होने वाली है? कीमोथेरेपी आपको होने वाली है। कीमोथेरेपी यहाँ पे चलने वाली है, नॉट हिस्टेक्टमी। आगे मेरी बात समझ में प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, एक दो पॉइंट और बचे हैं। आफ्टर कोरियोकार्सिनोमा pregnancy in contraindicated, after choriocarcinoma pregnancy is contraindicated in 1 year। एक साल तक कितनी आपको कंप्लीट मोल अगर होता है तो कंप्लीट मोल के बाद आपको कितने महीने तक रखनी होती है प्यारे बच्चों? 6 महीने तक आपको क्या करनी होती है? क्या करनी होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रखना होता है, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना है 6 महीने तक। अगर कोरियोकार्सिनोमा की शिकायत है किसी महिला को तो उसके अंदर 1 महीने, 1 साल तक हमें क्या नहीं करना है? 1 साल तक हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। अब लिखेंगे इफ शो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस in chest X-ray, that mean that mean metastasis
लंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब समझ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। अगर सपोज़ दैट आप किसी फीमेल को क्या हो रहा है, किसी फीमेल को कोरियोकार्सिनोमा की शिकायत है। अगर कोरियोकार्सिनोमा की शिकायत है, आपने गलती से क्या करवा दिया, उसका चेस्ट का एक्स-रे करवा दिया कि कहीं हम देखते हैं कि इसका मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है। अगर आपको वहाँ पे भी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, बर्फ़ जैसी गिरती हुई देखने को मिलती है, बादल छाए हुए देखने को मिलते हैं, उसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये स्प्रेड हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है लंग्स के अंदर। और अब जो है वो कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है प्यारे बच्चों? समझ में आ गया है मैंने आपको क्या-क्या बातें पढ़ाई हैं? हमने आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया है, मोलर प्रेगनेंसी के ऊपर पढ़ाया है। मोलर प्रेगनेंसी पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा मोलर प्रेगनेंसी के अंदर से। आगे बात समझ में, अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप स्टोरी लगाएँगे और थैंक यू सो मच। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अपने ड्रीम जॉब को जल्दी से जल्दी हासिल करें।